अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान रवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 टब के तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस्लामाबाद के शक्करपड़िया ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुश्तरका परेड का एहतमाम भी किया गया, जिसमें जंगी हथियारों की नुमाइश के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा भी किया और फौजी दस्तों ने सलामी पेश की। यौम पाकिस्तान परेड की तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज भी मुसल्लह फौज की मुश्तरका परेड देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद रहे। यौम पाकिस्तान की परेड में गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, चीन और अजरबैजान के दस्ते भी शामिल हुए, जबकि वफाकी इकाइयों की खूबसूरत सकाफत की नुमाइंदगी करने वाले रवायती जो फ्लोट्स थे वो भी इस परेड का हिस्सा थे। दूसरी जानिब यौम पाकिस्तान के मौके पर सुबह सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सिविल एजाज़ात देने की तकारीब भी हुई। तालीम, सेहत, खेल, फन और तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद को तमगों से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से होने वाली परेड की जो तकरीब थी उससे खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स वतन अजीज की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें, कौम मायूस ना हो। उन्होंने तमाम सियासी जमातों को मिलकर चलने की दावत दी और उन्होंने कहा कि मुल्क को मुआशी लिहाज से मजबूत और खुद कफील बनाने के लिए पुरअज़्म है। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। ये जो दिन है, इस दिन तमाम जो है वो तजदीद अहद का दिन होता है और इस दिन की मुनासबत से जो आज सदर मुमलिकत का पैगाम है, उन्होंने एक मरतबा फिर से तमाम सियासी जमातों को मिलकर चलने की दावत दी है। और क्या ये तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं? कौन इन सियासी जमातों को इकट्ठा कर सकता है? इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, पोलराइजेशन हमने देखा, आपसे पहले भी बात होती रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तवक्को थी कि इंतखाबात हैं, इंतखाबात के बाद कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा। क्या समझते हैं, रिकंसिलिएशन की गुंजाइश है हमारी सियासी कुव्वतों के दरमियान? देखिए, इस वक्त यकीनन तलखी बहुत बड़ी हुई है और इस तलखी को कम किए बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मुश्किल है, खास तौर पे इस वक्त खान साहब का रवैया जो है वो रिकंसिलिएटरी नहीं है। अब तो यहां मसला यह है कि रिकंसिलिएशन हो या ना हो, यदि मफाहमत हो या ना हो, एटलीस्ट आप जो दूसरों का मैंडेट है उसको तो तस्लीम करें। ये तो ना करें कि जो सीटें आपकी हैं, मिसाल के तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जी जो सीटें हमारी हैं इसके अलावा भी हमारी सीटें जो हमसे ले ली गई है। अच्छा भाई, सारी तो आपकी नहीं है। अच्छा चले, आपकी और 40 सीटें हो गई, तो उसके बाद बाकी सीटें जो 80-85 है वो तो लोगों दीगर जमातों की है। इसी तरह माजी में था, खान साहब की हुकूमत जिस तरह बनी थी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और बाकी जमातें जो अपोजिशन में बैठी थी वो भी पाकिस्तान के अवाम का वोट लेके आई थी। तो ये उनके अंदर जो रवैया आ गया ना कि मैं किसी दूसरे की मानता ही नहीं, उसके मैंडेट को नहीं मानता, और सेल्फ राइटियसनेस कि मैं ही मसले का हल। लेकिन कायरा साहब, आमतौर पर हुकूमत बड़ापन दिखाती है, आप उनके इत्तेहाद में तो शामिल हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या हुकूमत को रीच आउट नहीं करना चाहिए अभी? अब जबकि इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमत बन गई है, आईनी ओहदों पर आगे जो तकर्रियां होनी थी, नामजदगियां होनी थी, वो हो गई हैं। देखिए, हुकूमत तो रीच आउट करेगी, कर रही है। हमने तो उस वक्त भी किया जब हम हुकूमत में थे और वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे थे। हमने तो उस वक्त भी किया जब आपको याद है ना, जब मुआहदा हो गया था और उससे बैकआउट कर गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर गई तो उस वक्त भी हमने कोशिश की। हमने तो ये इलेक्शन होने के बाद भी कोशिश की पीपल्स पार्टी ने, और हमारी सीईसी ने कमेटी बना दी। अगले दिन खान साहब ने कहा इन 3 जमातों से बात नहीं हो सकती। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने चले गए उनके लोग, लेकिन इन 3 जमातों से नहीं हो सकती। अब इस रवैये का क्या किया जाए? ये रहमान जो होता है ना, किसी एक शख्स में एक फिजा में वो फेज में चला जाता है कि वो अपने आप को ही मसीहा समझता है, यानी वो मैं ही हूं जो ज़हीन आदमी हूं, मैं ही हूं जो काबिल किरदार, आला किरदार का हामिल हूं, मैं ही सारे मसाइल का हल हूं, मैं मेरी परस्तिश की जाए, मेरी बात सुनी जाए।
इस फिजा से बाहर आने की जरूरत है खान साहब के। हाँ, हम सबको कोशिश करनी चाहिए, करेंगे, लेकिन उनकी जमात। आप कह रहे हैं कि खान साहब की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बात नहीं हो सकती, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग अब पार्लियामान में मौजूद हैं, बाहर भी जो है वो उनके जो रहनुमा इस वक्त जो है वो कैद में नहीं है या जेल में नहीं है, वो मौजूद हैं और वो उनका बड़ा रिकन्सिलिएटरी स्टांस है। तो क्या आपके ख्याल में इनको अलग अलग किया जा सकता है, या जो पीटीआई माइनस इमरान खान उनसे कोई बात हो सकती है? देखिए, ये जो माइनस वाला फॉर्मूला है ये नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये कोई रोल प्ले करेगा। अच्छा। या आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं, उसका रास्ता अगर दुरुस्त नहीं है, यदि आप एक अच्छे काम के लिए, भले वो दीनी तौर पे अच्छा हो, अगर झूठ बोल के चलेंगे तो आपका इरादा खत्म हो गया। अगर आपका इरादा दुरुस्त नहीं है, अगर आपकी मंजिल दुरुस्त नहीं है, रिजल्ट बेशक दुरुस्त निकले, उसका सवाब नहीं है, उसका फायदा नहीं होगा। तो हमें समझने की जरूरत है कि लेकिन कारी साहब, धांधली वाले मसले का हल क्या है? देखिए, इस वक्त तो पीटीआई ये कहती है कि एक ही प्रॉब्लम है, और वो ये कि ये मैंडेट वाला जो इशू है, धांधली वाला इशू है, वो कहते हैं एक कमीशन बना दें, कहीं से तहकीकात कर लें। आपके ख्याल में इसका वो हल निकल सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुतालिबा है, इस मुतालबे के बरक्स भी मुतालबे हैं। ऐसे ही मुतालबे पिछले इलेक्शन में भी थे, और खान साहब खुद कहते थे कि वो ट्रिब्यूनल है, वो अदालतें हैं। अब आज उनकी अपनी बारी है, वो ट्रिब्यूनल है, वो अदालतें हैं। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कमीशन बनाना है तो उनको सियासी जमातों से जो पार्लियामान के अंदर बैठी है वहीं से बनेगा ना कमीशन, वहीं से होगा ना फैसला। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अकेले तो नहीं कर लेगी। सो अगर वहां से करना है तो पहले आपको अपने रवैये में कुछ नजरसानी करनी पड़ेगी, आपको पॉलिटिकल कुव्वतों से बैठना पड़ेगा। बिलावल साहब ने यही बात कही थी ना अपनी पहली स्पीच पे, कि खान साहब के साथियों को कि जनाब, अगर आप चाहते हैं कि कल मेरा मैंडेट, आज के लिए भी करें, लेकिन कल आने वाले कल मैं फिर ना शिकायतें कर रहा हूं कि मेरा मैंडेट छिन गया और आप ना कर रहे हो कि मेरा छिन गया, तो आइए बैठ के बात करते हैं। अगर आपका ये रवैया नहीं होगा तो मसले का हल क्या निकलेगा? आपके मुल्क में फर्ज करें उनका क्लेम है कि हमारी 40-50 सीटें या 10 सीटें या 20 सीटें छीन ही गई। अब उस के रिजल्ट आ गए, इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दे दिए, नोटिफिकेशन हो गए, ओथ हो गए। अब इसका हल क्या है? ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल थोड़े हैं तो ज्यादा करा लीजिए, वहां आपको तसल्ली नहीं, आप अदालतों में जाइए। अगर उन फोरम्स पे नहीं जाना और आपने कोई और फोरम तश्कील देना है, यानी इसके लिए कोई कमीशन बनाने का ट्रेंड नहीं है, ये कानून के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है, आपने कोई प्रोविजन निकालनी है तो फिर आपको बाकी सियासी जमातों से बैठना पड़ेगा, तो रास्ता निकालेंगे ना। इसमें ऐवान सदर का देखिए, अब पीपल्स पार्टी के पास आईनी ओहदे तो आने जा रहे हैं। ऐवान सदर का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास है और मुमकिन तौर पर चेयरमैन सेनेट का भी ओहदा आएगा। दोनों ये विफाक की अलामत ये ओहदे हैं, ये ऑफिसेस हैं। क्या ऐवान सदर का कोई किरदार हो सकता है इस रिकंसिलिएशन में? आपको पता है ना, जरदारी साहब को तो मर्द मुफाहमत कहा जाता है। बिल्कुल होगा, वो कोशिश करेंगे, तो वो आपके सामने भी होगी, वो शायद सामने ना भी हो, वो भी हो, कोशिश करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जिस दिन ये फैसला हुआ, चौधरी शुजात साहब के घर इस्लामाबाद में सारी जमातों की क़यादत ने इकट्ठे होकर फैसला अनाउंस किया कि हम इकट्ठे या शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हैं, उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए, उस दिन भी जरदारी साहब ने कहा कि हमें एक रिकंसिलिएशन की तरफ जाना होगा, हमें कौमी मुफाहमत पैदा करनी होगी, इदारा जाती भी जमाती भी। तो ये जो सोच तो उनके यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, वो कोशिश भी करेंगे, लेकिन इसकी कामयाबी जो है वो इस बात पे मुनहसर है कि खान साहब के साथी खान साहब पे क्या दबाव से मुराद ये नहीं है कि उनको कोई धमकी दे, लेकिन उनको कोई कन्विंस करें कि भाई अगर आपने लेकिन हुकूमत की तरफ से भी और रियासत की तरफ से भी कायरा साहब एक जो है वो मौकफ में कोई तब्दीली नहीं हमने देखी, और वो है 9 मई के हवाले से। आपके ख्याल में 9 मई के जो मामलात हैं उनसे क्या तहरीक इंसाफ निकल सकती है, या तहरीक इंसाफ बतौर जमात में बात कर रहा हूं? देखिए, गुजारिश है कि 9 मई के वाकयात के बारे में तो खुद इमरान खान साहब ने, उनकी जमात ने कहा है कि उसके जो किरदार है उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, जो जिम्मेदार है, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, प्रॉपर जल्दी हो जानी चाहिए। अगर अदालतों में केसेस हैं तो उनके फैसले हो जाने चाहिए। उस पर तो कौमी इत्तेफाक हो गया ना कि गवर्नमेंट भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, जिनका नुकसान हुआ है सिपा भी कह रही है, और खुद खान साहब भी कह रहे हैं।
तो उसका तो ट्रायल होना चाहिए, और जो लोग बेगुनाह हैं उनको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं। लेकिन सियासी तौर पर क्या जमात, वो तो देखिए, वो तो आप इनफरादी मामलात की बात कर रहे हैं, ये तो जमात पे तो कोई पाबंदी नहीं है जी। पीटीआई को बिनहसुल जमात किसी पाबंदी का सामना तो नहीं है, वो जमात के तौर पर रजिस्टर्ड है। उनका इलेक्शन नहीं उन्होंने कराया, सही, वो इलेक्शन अगर करा लिया, अब उनका इलेक्शन मान लिया गया है, तो अब उनकी जमात के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, जमात पर पाबंदी नहीं है, लेकिन जब जमात को कायरे साहब मुल्क दुश्मन कहा जाए तो जाहिर बात है, वो तो उससे तासुर ये जाता है कि हुकूमत किसी भी तरह की एंगेजमेंट को जो है वो जोड़ती है उसके साथ के 9 मई के हवाले से आपका क्या मौकफ है, या उस पर कोई तब्दीली है या नहीं है? रहमान, इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या कहते रहे, वो एमकेएम को क्या कहते रहे, वो चौधरी परवेज इलाही साहब को क्या कहते रहे, और फिर उनके साथ बैठे। तो ये सियासत में तल्ख बातें करने का हमारे मुल्क में जरा बढ़ के चलती है ना, लोग भी जरा सादा सी गुफ्तगू, मुहज़्ज़ब सी, आराम से गुफ्तगू जो है उसको नहीं सुनते। वो पीटीआई के एक एमएनए हैं, आजकल बड़े पॉपुलर हैं वो, और वो किस बात पे पॉपुलर हैं? अच्छा। उन्होंने एक इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू, एक इंतहाई नाजेबा लफ्ज कहा कि प्रोग्राम तो ये हो गया, और हमारा हाल अब ये है कि वो एक ट्रेंड बन गया, वो घरों के अंदर बैठ के भी, वो बच्चे भी, वो औरतें भी, वो मर्द भी, वो सारा मुआशरा उसको बोले जा रहा है। अच्छा। इस मुआशरे के अंदर क्या किया जाए? ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरे साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपुल्स के रहनुमा, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मज़ाहमती सियासत के जो है वो बार बार जो है वो इशारे दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने जलसों की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 30 मार्च को इस्लामाबाद में पहला जलसा होगा, जबकि 21 अप्रैल को कराची में एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात जो हैं वो भी खबरों में है। गुज़िश्ता दिनों हमाद अजहर ने, पंजाब के जो सदर हैं और सेक्रेटरी जनरल ने, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ताहम पीटीआई ने हमाद अजहर का इस्तीफा कबूल करने से इनकार करते हुए उन पर जोर दिया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहें। फिर गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की जानिब से भी बयानात आए थे, जिसमें अपनी जमात पर ही तनकीद करते हुए नजर आए थे। और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला मामला और अपोजिशन लीडर की नामजदगी या तयनाती वाला मामला, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अहम है। सेनेट इंतखाबात आने वाले हैं, क्या पार्टी जो है वो यकसू होकर कोई मौसर एहतजाजी तहरीक चला सकती है या नहीं चला सकती, इस पर बात करने के लिए कोर कमेटी के रुकन शोएब साहब मेरे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद है। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शोएब शाहीन साहब, ये एहतजाज का फैसला क्यों किया गया और फिर ये किस तरह से एहतजाज होगा, किस स्केल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को करने का इरादा रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अजहर साहब, पहली बात तो यह है कि आपका बहुत शुक्रिया, काफी दिनों बाद आपके प्रोग्राम में मैं आ रहा हूँ। कुछ मेरी कोताही होगी, कुछ आपके डिपार्टमेंट या आपके एंकर पर्सन ने, शायद आपके प्रोड्यूसर ने इतना जल्दी मुझे नहीं बुलाया आपके पास आके मुझे बड़ी खुशी होती है। देखें, बात यह है कि यू आर ऑलवेज वेलकम जी, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू रहमान साहब। बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, आप देखें इदारे डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। पीटीआई को सबसे बड़ा मैंडेट मिला और उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है। अब मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आप देख लें, इसी में जहां आपका 100% मीडिया हाउसेज है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बहुत बड़ी लीड से जीता हूँ, 1,05,000 वोट लिए। जिसने 50,000 वोट नहीं लिए उसको भेज दिया पार्लियामेंट में और हम बाहर बैठे हुए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के 3 हल्के, पिंडी, डिवीजन, पंजाब, 180 के करीब हमारे हल्के हैं जहां हम लोग जीते हैं। बहरहाल जो कुछ इन्होंने डाकाजनी की और जिस तरह हमारी सिंबल के साथ जो कुछ किया, फिर रिजर्व सीट्स के साथ किया, वो सारी तारीख गवाह है और पब्लिक जानती है, और वक्त साबित करेगा कि इसमें कौन कौन किरदार मुलव्वस थे और किस तरह एक लिहाज से आप पाकिस्तान की इकाइयों को और पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान पहुंचाते हुए, जो कि एक ही पार्टी है वो है फेडरेशन की अलामत पीटीआई, क्योंकि पाकिस्तान के हर हिस्से से
हमें न सिर्फ वोट मिला है बल्कि हम लोग हमारे लोग जीते हैं। बाकी सारी सूबाई पार्टियां हैं या सूबे की छोटे एरिया और रीजन्स की पार्टियां हैं। तो इसलिए आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा के, मुल्क की इकाइयों को नुकसान पहुंचा के, जिस तरह हमारे मुल्क की मुक्तदरा ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, इदारों ने और हमारे कॉम्प्रोमाइज जजेस ने मिलके, इलेक्शन कमीशन ने मिलके जो पीटीआई को सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाया, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इसके लेकिन सर अभी देखिए, आप एहतजाज करने जा रहे हैं शोएब शाहीन साहब, ठोस मुतालबा क्या है? क्या कोई स्पेसिफिक मुतालबा? एक तो ये है कि धांधली है, तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन क्या कोई ठोस मुतालबा भी है या नहीं जिसके ऊपर जो है वो दूसरी पार्टी से कोई बात हो सके? देखिए, बड़ी सिंपल, सबसे पहली बात तो यह है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं और फॉर्म 45 की रोशनी में जिसको हक के हुक्मरानी आवाम ने दिया है उनके हवाले करें इस मुल्क को। और दूसरा, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान के ऊपर जो, और ये कितनी सीटों पर आप समझते हैं, कितनी सीटों पर जो है वो होना चाहिए? पूरे हलकों के फॉर्म 45 जो है वो दोबारा से देखे जाने चाहिए, या फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये इतने हलके हैं, इतनी सीटें हैं जिनके फॉर्म 45 दोबारा देखने चाहिए? देखिए जी, हमारे तो जो हम देखें, दो बातें हैं। एक ये है कि हमारे ऊपर भी एतराज करते हैं जी फिर आपने केपी में कैसे जीते। मैंने खुद पिछले हफ्ते 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान से मिलके, उन्होंने कहा हम केपी के सारे हल्के खोलने को तैयार हैं। देखें, हर उस जगह पे आप हल्के खोलें जहां जिसको कोई एतराज हो, या आप सारे के सारे आप फॉर्म 45 की रोशनी में दोबारा रीडिसीजन कर लें। हमारे पास जो सीटें हम जीते हैं जो कि 179 के करीब हमारे नेशनल असेंबली के हैं, और इसी तरह पंजाब में अक्सरियत ही हमारी पार्टी है, और सिंध में भी हमने मैक्सिमम सीटें जीते हैं, और पंजाब बलूचिस्तान में भी हमारा पूरी तरह मोर देन 30% हमारा उसमें है हिस्सा है। तो आप उसके मुताबिक फॉर्म 45 हम ले आते हैं, आप चेक कर लें, जुडिशल कमीशन के जरिए वेरीफाई करा लें जिसको। लेकिन टेक्निकली तो वैसे 3 हल्के मेरा ख्याल है, कम से कम ये 3 हल्के खुले हैं। NA81 खुला, कांजू साहब वाला हल्का खुला, फिर एक गालिबन सूबाई असेंबली का हल्का है, वहां पर तो फिर आपके वोट और कम हो गए सर। नहीं, वो हल्के नहीं खुले, वो यूं कहें कि बेईमानों और डाकू ने मिलके उनके ऊपर मजीद बेईमानी और कब्जा करने की कोशिश की। आप अगर 17,000, 18,000, 20,000 स्टफिंग करके आप उनके हमारे वोट रिजेक्ट कर दें तो बस वो तो फिर जब बेईमानी आपने करनी है तो कुछ भी कर लें। अच्छा। देखें, रिजल्ट होता है फॉर्म 45, रिजल्ट होता है फॉर्म 45 जो पहले दिन आता है, हर एक के पास मौजूद है, जो सबके सब पोलिंग स्टेशन पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट्स को दिए। और अगर किसी को इतराज हो तो पहले दिन वहां इतराज लिखवाया जाता है और इतराज के ऊपर वो डिसाइड करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। किसी ने कोई इतराज नहीं किया, पूरे आपके मीडिया ने सुबह के 4 बजे तक दिखाया हम 180 के करीब सीटें लीड कर रहे थे और जीत रहे थे, इसमें कोई शक शुबा नहीं। रात के 12 बजे के बाद जब आपको पता है। अच्छा, इसमें शोएब शाहीन साहब देखिए, एहतजाज जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने भी किया था, एहतजाज आईनी हक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि हर इलेक्शन के बाद एक रवायती सी कार्रवाई है। अब तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को किस तरह से देखती है? क्या ये एक रवायती पॉलिटिकल एक्सरसाइज है जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात को उजागर करने के लिए, या फिर आप समझते हैं कि ये इससे बढ़कर भी कुछ है? देखें, हम बिल्कुल संजीदगी के साथ इसको बढ़ाएंगे। पहला तो हमारा ये 30 को है, और उसके बाद ईद के बाद हमने तमाम जो जमहूरी ताकतें हैं हमारा साथ देना चाहें, जिनको भी एग्रीव्ड हैं, वो हमारे इस प्रोसेस में शामिल हो, उसके लिए हमारी पॉलिटिकल कमेटी काम कर रही है। ईद के बाद हम ज्यादा भरपूर एहतजाज के साथ हम बाहर निकलेंगे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, तो JUIF से आपने किया है राब्ता उनके साथ? क्योंकि आपकी पहले तो कोई बातचीत हुई थी, तो उनको भी, पार्टियों को जिनसे आप मिले थे उनको भी शामिल करेंगे? देखिए, हमारी पॉलिटिकल जो टीम है वो उस पर काम कर रही है। ऑलरेडी जमात इस्लामी के साथ भी हमारी बात हुई है, महमूद से हुई है, अख्तर मेंगल से हमारी हुई है, और मौलाना फजल रहमान के साथ भी बातचीत चल रही थी। मुझे नहीं पता उसका क्या वे आउट हुआ है, क्या इफेक्ट हुआ है। बहरहाल उनके हवाले से इमरान खान साहब ने भी कहा है कि वो आते हैं या नहीं आते हमें नहीं पता, मगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को हम दावत देंगे, और उस हवाले से हमारी जो पॉलिटिकल टीम है वो बिल्कुल काम कर रही है और हम राब्ते में भी हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद हम भरपूर इसके साथ करेंगे। वजह ये है, देखें, ना मुल्क को चलाने की इनमें कैपेसिटी है, ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम आ सकता है, ना ये डॉलर से इनफ्लो ला सकते हैं, ना लोगों की आमदनी और जराए को बढ़ाने की कोई इनके पास कोई प्लान है। और सबसे बढ़कर ये कि ओवरसीज जो हमारा सोर्स है सबसे बड़ा डॉलर्स के इनफ्लो का, वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। जब तक उनका ट्रस्ट नहीं कायम होता
तब तक आप डॉलर नहीं बढ़ा सकते। और कर्ज पे कर्ज लेके मुझे बताएं रिफॉर्म्स कौन कर सकता है? पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट हो। लेकिन शोएब शाहीन साहब एक और मामला, मेरे पास जरा वक्त कम है, मैं चाहता हूं आपसे जरा वो भी पूछ लूं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अभी इस वक्त तहरीक इंसाफ की क्या अंडरस्टैंडिंग है? और ये जो उन्होंने खत लिख दिया है ऑपोजिशन लीडर के लिए वजारत कानून को, इस पर आपकी कानूनी राय क्या है? क्या ये कोई रुकावट बन सकती है तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अपना ऑपोजिशन लीडर बनाने में? देखें, बिल्कुल ये बदनीयती पे मबनी है जो कुछ ये कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है, उसमें हम बैठे हुए हैं। इवन अदरवाइज भी हमारे पीटीआई भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आप पहले हमारी रिजर्व सीटों का फटा इन्होंने बनाया हुआ है, आप अपोजिशन लीडर ना देने की तो कोई तुक नहीं बनती। ये सिर्फ बदनीयती है, ये कब्जा करने की इनकी साजिश है कि अपोजिशन लीडर भी इनकी अपनी मर्जी का आ जाए। ये कैसे मुमकिन है कि आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पे बैठी हैं और अपोजिशन एक साइड पे बैठी हुई है और सबसे बड़ी पार्टी है वो, और आप उसको अपोजिशन लीडर ही ना दें? ये तो बेईमानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है। और ये जो तहरीक इंसाफ को बार बार हुकूमत की तरफ से का तासुर ये दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी कर रही है, चाहे वो IMF का मामला हो, आप क्योंकि अभी बात कर रहे थे वो EU के साथ मामलात हों, अमेरिका के अंदर जो है वो मामलात हों, तो ये जो मुल्क दुश्मनी का आपके साथ जो है वो एक टैग जो है वो लगता जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? हुकूमत की तरफ से जो है वो बार बार जो है वो लगाया जा रहा है। देखें, मुल्क दुश्मन अगर हम होते ना तो 90% अवाम आज भी हमारे साथ खड़ी है, हमें रिजेक्ट कर चुके होते। अवाम हमारे साथ खड़ी है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान का मरना जीना इस मुल्क के लोगों के साथ है, इस मुल्क के साथ है। उसने कोई डील नहीं करनी, कुछ नहीं करना। इनके डीलर जो है ना, वो इनके जिनको वो लीडर में ये कहते हैं, वो डीलर है बेसिकली। वो डील करके आते हैं, डील करके जाते हैं। वो उन लोगों का क्या इस मुल्क में है जिनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं, जिसके बच्चे यहाँ नहीं, जिनका प्रॉपर्टीज यहाँ नहीं, उन्होंने तो यहाँ मुल्क को लूटना है, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा मुल्क से बाहर ले जाना है और बारयाशी करनी है। देखें, हम ये कहते हैं कि आप कर्जा सिर्फ इसलिए ना लो कि आपकी अयाशा चलती रहें, ये आप कर्जा इसलिए लो कि मुल्क में रिफॉर्म्स करो, गरीबों को उसका बेनिफिट दो। आप कर्जा ले लो और बोझ डाल दें आप पब्लिक के ऊपर, आप बिजली और गैस के बिल बढ़ाते चले जाएं, ये कोई मसले का हल है? जब तक आप इन्वेस्टमेंट ना करें, जब तक लोगों की आमदनी को ना बढ़ाएं, जब तक आप रिफॉर्म्स ना करें, $18 बिलियन मुफ्त मराहत देते हैं आप ऊपर के शाफिया को, आप उसमें कमी क्यों नहीं करते? आप उसमें एक उमरा पे जो आप मैं रोज सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के सामने जाता हूं, परसों SIFC की मीटिंग थी, वहां कम से कम 200 गाड़ियां खड़ी थी सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए। आप अगर ये किससे पैसे हैं? ये मेरे आपके पैसे हैं ना। क्यों आप प्रोटोकॉल नहीं खत्म करते? क्यों आप अपनी सादगी पे नहीं आते? और वो डाकू रानी को जो खुद भी इलेक्शन हार गई है, उसको 3.25 करोड़ रुपए चाहिए जी टायर बदली करने हैं। ये अगर आपके मुल्क की इकोनॉमी को चलाने वाले ये टिकटॉकर्स लोग हैं, जो जोकर्स हैं, इनका मुल्क के साथ कोई हकीकी ताल्लुक नहीं है। इन्होंने मुल्क को चलाना है। लेकिन आपकी अपनी पार्टी को भी इस वक्त एक कम्युनिकेशन का तो मसला है। इमरान खान क्योंकि वो जेल में हैं, पार्टी के जो लोग मिलते हैं वो आकर उनके फैसले सुनाते हैं, उन फैसलों के हवाले से भी क्या सराहियां होती हैं। मीडिया भी कंफ्यूज होता है कि किस बात पर यकीन किया जाए, किस बात पर जो है वो ना किया जाए। हमाद अजहर का इस्तीफा आया, लेकिन हमाद अजहर ने जो है वो इस्तीफा फिर क़यादत ने कहा कि आप काम करते रहे। तो पार्टी में जो है वो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर इन द हाउस। देखिए, क्योंकि ये एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए बड़ा जरूरी होगा कि आप कितनी मौसर तहरीक चला सकते हैं। देखिए रहमान साहब, जिस घर का सरबरा मुल्क में ना हो, जेल में हो, तो नेचुरली उस घर में प्रॉब्लम तो छोटे मोटे होते हैं, लेकिन हतमी फैसला इमरान खान साहब का होता है। बाकी हम देखें, वो हमारे लीडर हैं, उनके साथ जो भी हमारी मुलाकातें रहती हैं, हम लीगल टीम हो या हम लीडरशिप को भी अब हमने फैसला किया है उनकी रेगुलर बेसिस पे मुलाकातें होंगी। लेकिन बात यह है कि हमारे दरमियान डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन किस पार्टी में नहीं होता, हमारे यहाँ भी होता है, मगर फाइनल फैसला या कोर कमेटी करती है या खान साहब करते हैं, और उसके बाद किसी किस्म का कोई भाव नहीं होता। बाकी हमाद अजहर साहब ने कुछ इंटरनल अफेयर्स होंगे जिसकी वजह से रीजन उन्होंने कुछ नहीं लिखी थी, उन्होंने रिजाइन किया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया लीडरशिप ने। अब वो काम कर रहे हैं, हमारे बेहतरीन लीडर हैं और वर्कर हैं, तो काम करने वाले बंदे हैं, और हम सब इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम खड़े हैं। हमारे दरमियान कोई भाव नहीं है। अगर कोई इख्तलाफ पब्लिकली आकर करता है तो मेरा ख्याल है वो पार्टी के अंदर बैठ के उसको बात करनी चाहिए, ना कि पार्टी के या मीडिया में आकर बाहर बात करें।
ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज काबीना की 4 कमेटियों की तश्कील नौ की। इनमें वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को सिर्फ एक कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर किया गया। उनका यह फैसला माजी के फैसलों से हट कर है, जहां वज़राए खजाना आमतौर पर 4 में से 3 कमेटियों की सरबराही करते हैं। काबीना डिवीजन ने नई कमेटियों की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नुमाइंदे शहबाज खबर के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना के अंदर अहम ओहदों पर रद्द-बदल करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को इन 2 अहम कमेटियों की सरबराही नहीं दी, लेकिन दूसरी तरफ वजीर खारजा इसहाक डार को अहम ओहदा तफवीज किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर खजाना को सरबराह बनाने के बजाय काबीना की अहम तरीन इक्तसादी राब्ता कमेटी जो ECC है उसकी सरबराही भी अपने पास रखी है। ताहम वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में वज़ीर खजाना ही इजलास की सदारत करेंगे। इसके साथ साथ फाइनेंशियल टीम में एक और अहम पेशरफ्त यह भी हुई है कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर खारजा इसहाक डार को काबीना कमेटी बराए निजकारी का चेयरमैन भी मुकर्रर किया है। शहबाज राना ने मुस्लिम लीग नून के ज़राए के हवाले से बताया कि पार्टी के अंदर हुकूमत साजी के दौरान इसहाक डार की जगह नए वज़ीर खजाना की तकर्री के हवाले से मुख्तलिफ आरा थी, जिसकी वजह से बिला आखिर यह फैसला किया गया। मुख्तलिफ वजारत के बावजूद जो डार साहब हैं वो इक्तसादी मामलात में वो अपनी शमूलियत जो है वो बरकरार रखेंगे। वजीर खजाना अब सिर्फ काबीना की जो कमेटी बराए रियासती मलकियती कारोबार जो इदारे हैं उसकी सरबराही करेंगे। ECC यानी इक्तसादी राब्ता कमेटी तमाम हंगामी मौशी हालात और मामलात और हुकूमत के मुख्तलिफ डिवीजन की तरफ से जो पॉलिसियाँ हैं उनको देखती है। इसके अलावा काबीना की कमेटी बराए निजकारी जिसकी सरबराही वजीर खारजा करेंगे, उसको सरकारी मलकियती इदारों की निजकारी के लिए पॉलिसी मुरतब करने का काम दिया गया है। लेकिन इसमें वजीर खजाना शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? और वजीर खजाना जो है वो इस कमेटी के अंदर वजीर खारजा इसहाक डार के ज़ेरे सरपरस्ती काम करेंगे। ये मामला क्या है? ये जो फाइनेंशियल टीम की जो तश्कील है जो इन कमेटियों की, उसके पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या अप्रोच है, इस पर बात करने के लिए शहबाज राना हमारे एक्सप्रेस के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपना शो भी होस्ट करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज राना साहब, माली अमूर से मुतालिक जो कमेटियां हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं, इसमें वजीर खारजा को शामिल करने के पीछे क्या मुहरकात है, क्या वजह है? रहमान साहब, ये जो फैसला है कल वजीर आजम का कि उन्होंने इसहाक डार साहब को काबीना की जो निजकारी कमेटी है उसका सरबराह बना दिया है, और जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी होती है किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, इकॉनमी चलाने के लिए, उसकी सरबराही वजीर आजम ने अपने पास रख ली है। ये फैसला रिफ्लेक्ट करता है जो पार्टी के अंदर एक चपकलिश थी और अभी भी है इसहाक डार साहब को वजीर खजाना बनाने या ना बनाने के मसले के ऊपर। तो जब ये डिस्कशन चल रही थी कि डार साहब को वजीर खजाना नहीं बनाना, तो उसी टाइम पे ये फिर बातें स्टार्ट हो गई थी कि इनको कोई ना कोई रोल जो है वो देना पड़ेगा इकॉनमी के हवाले से। इस पे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि प्राइवेटाइजेशन का तो उनको पोर्टफोलियो दे दिया गया, जहां से बैठ के जो निजकारी का सारा प्रोसेस है उसकी वो सुपरवाइजरी करेंगे और उसके मुतालिक फैसले भी करेंगे। ट्रेडिशनली ये वाला जो रोल है ये फाइनेंस मिनिस्टर के पास ही होता है। उसके साथ ही जब मोहम्मद औरंगजेब साहब को इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही नहीं मिली तो उनका एक बहुत अहम कंट्रोल या लेवरेज उनके पास जो था इकोनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से वो उनसे ले लिया गया है। तो ये कोई अच्छी फैसला साजी नहीं है। इस फैसले से ठीक है इसहाक डार साहब को तो बिल्कुल उनको एक अपर हैंड मिल गया है, लेकिन मोहम्मद औरंगजेब साहब जो अभी अपनी नेशनैलिटी छोड़ के वहाँ पाकिस्तान आए, अभी ताज़ा उन्होंने नेशनैलिटी ली थी पाकिस्तान की, वो शायद अब रिग्रेट न करना शुरू हो गए होंगे। ये क्या होगा? शहबाज राना साहब के ऐसा तो नहीं कि पार्टी अभी भी उनको एज एन आउटसाइडर जो है वो ट्रीट करती है, और क्या ये जो फैसले हैं इससे ये किस हद तक जो है वो कहा जा सकता है कि पार्टी ने बतौर वजीर खजाना उनको कबूल नहीं किया? रहमान साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब आउटसाइडर हैं भी और नहीं भी। जो तो शहबाज शरीफ कैंप है प्राइम मिनिस्टर का, और जो खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उनके मोहम्मद औरंगजेब साहब के साथ काफ़ी क्लोज टर्म्स है और कई दहाइयों से इनकी फैमिली के साथ, आपको पता है कि रमदे फैमिली से इनका ताल्लुक है। इनकी फैमिली के जो मेंबर हैं वो जज भी रहे हैं, इनके जो फादर थे वो अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, तो उस लिहाज से तो ये PMLN के करीब हैं, तो इनसाइडर ठहरे। लेकिन
लेकिन उस तरीके से ये पार्टी के करीब नहीं है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिस तरीके से ये शहबाज शरीफ साहब के करीब। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो औरंगजेब साहब को इन कमेटीज़ की सरबराही नहीं दी गई, उसकी जो वजह है वो मोहम्मद औरंगजेब नहीं है, उनकी जो कॉम्पिटेंस है वो यहाँ पे सवाल नहीं है। यहाँ पे मसला है इसहाक डार साहब को अकोमोडेट करने का। तो चाहे मेजॉरिटी ऑफ द PMLN उनका ये ख्याल था कि इस दफ़ा वज़ीर ख़जाना नया होना चाहिए, फिर भी इसहाक डार साहब के लिए कोई ना कोई रोल कार्व आउट होना था और ये हमें इसकी एंटिसिपेशन थी। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन भी कल काबीना डिवीजन ने किए हैं, ये उसने काफ़ी ताख़ीर से किए और यही वजह थी कि ये फैसला नहीं हो पा रहा था। अब जो शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी अपने पास रख ली है, इससे ये बात तो जाहिर होती है कि शायद ये वाली कमेटी के ऊपर भी क्लेम डार साहब का हो रहा था या उनको देने की बात हो रही थी। अदरवाइज तो औरंगजेब साहब को फाइनेंस मिनिस्टर को ECC ना देने। लेकिन ये जो इसी वजीर आजम ने अपने पास रख ली है और निजकारी वाली डार साहब के पास चली गई, ये इससे क्या जो फंक्शनैलिटी होती है, जिस तरह से फाइनेंस डिवीजन काम करती है क्या, और रवायती तौर पर क्योंकि हमें पता है वो शमशाद अख्तर साहबा के पास थी, तो क्या जो फंक्शनिंग है फाइनेंस डिवीजन की उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जो प्रिवेटाइजेशन वाला है वो तो ठीक है, वो एक अहम किरदार तो है इसहाक डार साहब के लिए। उससे जो बड़ा जो एक शौक है वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी वाला है। अब इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जो सरबराही है वो औरंगजेब साहब को ना दे के, आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जो जहाज़ है उसका पायलट अब कोई और है, इकोनॉमिक जो हमारा फाइटर जेट है उसका कंट्रोल अब मोहम्मद औरंगजेब साहब के पास नहीं है, उसका कंट्रोल चला गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास। तो ऐसी सूरत हाल में आप देखें, एक बजट पास होता है और बजट के बाद जब आपको कोई ग्रांट्स चाहिए होती है, इजाफी बजट चाहिए होता है, तो उसकी समरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के पास आती है। अब उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर वाइज मेंबर तो बैठे होंगे ECC में, लेकिन फैसला उनका नहीं होगा। उनके बहुत सारे मेंबरान की तरह उनकी भी एक राय होगी, अगर वो चेयरमैन होते तो उनकी राय मुख्तलिफ होती। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जितनी भी पॉलिसीज है मेजर, और जो महंगाई है, इवन आपके मुल्क में जो ऑयल और गैस निकल रही है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, हर चीज़ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में डिसाइड होती है। तो ये जो हुकूमत ने एक जो फैसला किया है, ये पहला इनका एक साइन है वीकनेस का और कंप्रोमाइज का, पॉलिटिकल समझौता हुआ है, जिसका जो नुकसान औरंगजेब साहब को तो हुआ ही हुआ है, मुल्क की इकोनॉमी को भी हो सकता है। राइट, लेकिन मगर ये भी तो हो सकता है शहबाज राना साहब के वजीर आजम खुद, क्योंकि जब बात हुई तो ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम खुद इन माली मामलात को, मुआशी मामलात को करीब से देखना चाहते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब का वर्किंग स्टाइल भी है, जो पंजाब में भी वो ज्यादातर मिनिस्ट्रियां उन्हीं के पास होती थी। तो क्या ये वजह तो नहीं हो सकती कि हमने क्योंकि देखा था कि उन्होंने पहले तवानाई की ब्रीफिंग भी जो है वो खुद ली, मुआशी मामलात पर खुद जो है वो ब्रीफिंग जो है वो लेते रहे, तो ये वजह तो नहीं है कि वो खुद इन मामलात को करीब से देखना चाहते हो, इनको कंट्रोल करना चाहते हो? मेरा भी ख्याल कि ECC की जो सरबराही ही नहीं दी गई औरंगजेब साहब को, उसकी वजह यह है, अगर वज़ीर आज़म ने मुआशी मामलात को खुद ही देखना है, जो कि वो देखना चाहते हैं, उनको देखना चाहिए भी। ओवरऑल जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को देखना एक और बात होती है और किसी मखसूस काबीना कमेटी की सरबराही दूसरी बात है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को ख़त्म कर दें। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की भी जरूरत क्या है? जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले होते हैं वो वफाकी काबीना के पास रेटिफिकेशन के पास जाते हैं। अब वज़ीर आज़म का जो किया हुआ फैसला एज ECC चेयरमैन, क्या वो वफाकी काबीना जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर मिल रही होगी उसको नल एंड वाइड कर सकती है? नहीं कर सकती। अच्छा। तो ये तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर बन गया। माजी में एक दो दफा ऐसा जरूर हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर्स ने एक मखसूस वक्त के लिए इसको चेयर किया है, लेकिन यहाँ पे जो फैसला साजी की है, जो इसकी जो बेस है, इसकी जो बैकग्राउंड है, वो मुख्तलिफ है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐसी आ रही है कि यहाँ पे जो PMLN के अंदर काफ़ी कोई चपकलिश पाई जाती है, जिसकी वजह से एक कमेटी से उनको बिल्कुल ही सरबराही से उनको बल्कि दो कमेटियों की सरबराही से फारिग कर दिया गया, और जो मोहम्मद औरंगजेब साहब को एक कमेटी दी गई है, कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज, वो उस तरीके से कोई इतनी अहम कमेटी नहीं है। उसका काम है SOE एक्ट के ऊपर अमल दरामद करवाना, और जो बोर्ड है मुख्तलिफ सरकारी इदारों के, उनके ऊपर अपॉइंटमेंट्स करना। तो ये उस कमेटी के सरबराह जिसके ये होंगे उसका काम होगा। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज है, उसका काम की ओवरलैपिंग हो रही है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के साथ, जिसको चेयर करेंगे इसहाक डार साहब। राइट, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी ये जो वज़ीर आज़म ने काबीना की कमेटियों की तश्कील की है, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। रूस में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में एक कॉन्सर्ट हॉल के अंदर मौजूद फौजी वर्दी पहने दहशतगर्दों ने फायरिंग की और फिर दस्ती बम फेंके, जिसके सबब 143 अफराद जो है वो हलाक हो गए अब तक के इतलात के मुताबिक, और 140 जख्मी हैं। हॉल में 6000 से ज्यादा अफराद जो है वो मौजूद थे। हमले में मुलव्वस 4 लोग जो थे वो पहले वहां से जो है वो निकल गए, लेकिन अब इतलात ये हैं कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दाइश ने इस जो हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी मीडिया ने यह दावा किया है कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने सोशल मीडिया पर जो मुंसलिक चैनल्स हैं वहां पर पोस्ट किए गए एक बयान में मॉस्को में इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से इस हमले में यूक्रेन के मुलव्वस न होने के बयान पर जो रूसी तर्जुमान है उसने रद्दअमल देते हुए कहा कि अमेरिका बगैर तहकीकात के कैसे किसी को बेगुनाह करार दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन के पास इस हवाले से कोई मालूमात हैं तो शेयर की जाए। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस हमले में जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनसे ताज़ियत की है, इस हमले की मज़म्मत की है और कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में रूस के साथ खड़ा है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दे और इसकी मज़म्मत करे। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, जिससे एक चीज़ तो मालूम होती है कि ये जो दहशतगर्दी है वो इस खत्ते का मसला जो है वो बनता जा रहा है, और ऐसी तंजीमें जो कि जो है वो दूसरे ममालिक के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर उनके जो है वो हेड क्वार्टर्स भी हैं, जहाँ पर जो है वो उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी हैं, वो सिर्फ किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरे खत्ते के लिए वो खतरा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।